हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल नीलेश जीएस हिस्ट्री पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मगध का उत्कर्ष। यदि आप लोगों ने 16 महाजनपद संबंधित वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ सकते हो। तो प्राचीन काल में टोटल जो महाजनपद हुआ करते थे वो 16 महाजनपद हुआ करते थे, और 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो था मगध। और 16 महाजनपद का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है एक जैन धर्म का ग्रंथ है जिसका नाम है भगवती सुत्त, और एक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है जिसका नाम है अगुंतर निकाय। तो यहाँ से हमको 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। उन्हीं 16 महाजनपद में आगे चल करके जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना था वो बना मगध। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मगध के बारे में। मगध का संस्थापक माना जाता है बृहद्रथ को, और एक बृहद्रथ नाम का ही व्यक्ति था जो कि मौर्य वंश का अंतिम शासक था। तो ये बृहद्रथ अलग है और मौर्य वंश वाला बृहद्रथ अलग है, ये आप लोगों को याद रखने हैं। आगे हम बात कर रहे हैं कि मगध में जो वंशों का क्रम था वो क्रम क्या था। तो सबसे पहले हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश, ये मगध के ऊपर जो वंश चले थे उनका क्रम है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हर्यंक वंश की। हर्यंक वंश के बाद में जो वंश आया था उसका नाम था सुसनांग वंश, और सुसनांग वंश के बाद नंद वंश, नंद वंश के बाद में वंश था मौर्य वंश, और मौर्य वंश के बाद शुंग वंश, शुंग वंश के बाद कण्व वंश और सातवाहन वंश। इस प्रकार से ये मगध में वंशों का क्रम था। अब हम इनको एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हर्यक वंश की, और हर्यक वंश जो कि मगध का प्रथम वंश था, और हर्यक वंश को ही कहा जाता था पितृहंता वंश। अब इस वंश को पितृहंता वंश क्यों कहा जाता था? तो यहाँ पर जितने भी राजा हुए इस वंश में, वो सब के सब राजा अपने पिता की हत्या करने के बाद ही गद्दी पर बैठे थे। तो प्रत्येक राजा अपने पिता की हत्या कर देता था, उसके बाद गद्दी पर बैठता था, इसीलिए इस वंश को कहा गया पितृहंता वंश। तो कौन से वंश को पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है? तब सही आंसर हो जाएगा हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक जो थे वो थे बिंबिसार। यहाँ पर बिंबिसार नाम याद रखने हैं, और मौर्य वंश की जब बात करेंगे तो वहां पर मिलेगा बिंदुसार, और बिंदुसार का ही लड़का हुआ करता था अशोक। लेकिन यहाँ पर याद रखने आप लोगों को जो हर्यक वंश का जो संस्थापक है वो है बिंबिसार, और बिंबिसार को जाना जाता था सिरडिक के नाम से। तो सिरडिक के नाम से किसे जाना जाता है? तब आंसर हो जाएगा बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार। पितृहंता वंश किसे कहा जाता है? तो हर्यक वंश को। बिंबिसार की राजधानी थी वो थी राजगृह, और यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखने आप लोगों को, बिंबिसार के दरबार में ही एक राजवैद्य रहता था जिसका नाम था जीवक। तो जीवक जो राजवैद्य था वो किसके दरबार में रहता था? बिंबिसार। और बिंबिसार ने एक बार अवंती के राजा हुआ करते थे राजा चंद्रप्रद्योत। तो राजा चंद्रप्रद्योत को पांडु बीमारी हो गई थी, यानी कि पीलिया, पांडु रोग जिसे कहते हैं। तो अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत के इलाज के लिए भेजा गया था जीवक को, और जीवक ने चंद्रप्रद्योत को ठीक कर दिया था। इस प्रकार से मगध के अंतर्गत अवंती को भी मिला लिया गया था। इसके बाद में बिंबिसार ने अपने राज्य का विस्तार करना चाहा, मगध का विस्तार करना चाहा, तो उसने एक नीति अपनाई थी, विवाह वाली नीति। ज्यादातर मतलब शादी की थी इसने। तो पहला जो विवाह किया था वो किया था माँ कौशला, जो कि कौशल महाजनपद संबंधित थी, और इसने दूसरा विवाह किया था चेलेना के साथ, और तीसरा विवाह किया था क्षेमा के साथ। तो इस प्रकार से इसने विवाह संपन्न किए और मगध के साम्राज्य को बढ़ा लिया था। तो एक बार फिर से हम बात कर रहे हैं कि मगध का संस्थापक बृहद्रथ, मगध के ऊपर जो वंश चले तो उनका क्रम क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद में वंश आया था जिसका नाम था नंद वंश, और नंद वंश के बाद में मौर्य वंश, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश। तो जो हर्यक वंश था, हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार, और बिंबिसार को जाना जाता था सिरडिक के नाम से। पितृहंता वंश किसे कहा जाता था? तब सही आंसर हो जाएगा हर्यक वंश को। और जीवक किसके दरबार में राजवैद्य था? तब आंसर हो जाएगा बिंबिसार के दरबार में।
आगे हम बात कर रहे हैं, इसी का लड़का हुआ करता था जिसका नाम था अजातशत्रु, और अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी और गद्दी पर बैठ गया। अजातशत्रु को जाना जाता था कुड़िक के नाम से। तो कौन सा शासक था जिसे कुड़िक के नाम से जाना जाता था? तब आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। 492 बीसी में बिंबिसार की हत्या कर ये शासक बन गया था अजातशत्रु। भगवान गौतम बुद्ध को जो महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी 483 ईसा पूर्व में, वो किसके समय में हुई थी? तो अजातशत्रु के समय में ही गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और गौतम बुद्ध के जो महापरिनिर्वाण की जो घटना थी वो कहलाई थी, गौतम बुद्ध की जो मृत्यु घटना थी वो कहलाई थी महापरिनिर्वाण। इसके बाद में इसी का लड़का, और यहाँ पर अजातशत्रु के द्वारा ही दो नए हथियारों का भी प्रयोग किया गया था। एक नाम था रथमोसल और दूसरे का नाम था महाशिलाकंटक। तो इस प्रकार से दो नए हथियारों का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तब आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। पहला हथियार था रथमोसल और दूसरा हथियार था महाशिलाकंटक। आगे इसी का लड़का हुआ जिसका नाम था उदयन, इसी को कहा जाता है उदयन। तो उदयन के द्वारा पिता की हत्या कर दी गई अजातशत्रु की, और इसके बाद में उदयन गद्दी पर बैठ गया। पाटलिपुत्र को बसाया था उदयन ने। और पाटलिपुत्र किस नदी के संगम पर स्थित है? तब सही आंसर हो जाएगा गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? उदयन ने। तो बिंबिसार का लड़का था अजातशत्रु और अजातशत्रु का लड़का था उदयन। और यहाँ पर जो हर्यक वंश की बात की जाए तो हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था वो था नागदशक। नागदशक का ही एक सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था शिशुनाग, और शिशुनाग अपने ही राजा की हत्या कर देता है और एक वंश की स्थापना करता है जिसको नाम दिया गया शिशुनाग वंश। तो इस प्रकार से याद रखना है कि हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो था बिंबिसार, और हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था वो था नागदशक। पाटलिपुत्र शहर को किसने बसाया? उदयन ने। और कहां पर स्थित है? तो गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित है पाटलिपुत्र। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति किसके समय में हुई थी? तो अजातशत्रु। कुड़िक के नाम से किसे जाना जाता है? अजातशत्रु। जीवक किसके दरबार में रहता था? तब आंसर हो जाएगा बिंबिसार। सिरडिक के नाम से किसे जाना जाता था? बिंबिसार। किस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता था? तब आंसर हो जाएगा हर्यक वंश। इधर आगे वंश की बात कर रहे हैं तो स्थापना करता है नागदशक का ही सेनापति हुआ करता था शिशुनाग, और शिशुनाग हत्या कर देता है नागदशक की और एक वंश की स्थापना की जिसका नाम था शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश का संस्थापक था शिशुनाग, और इसने अपनी राजधानी जो बनाई थी वो बनाई वैशाली। आगे बात कर रहे हैं, इसी का लड़का था जिसका नाम था कालाशोक। कालाशोक ने राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र कर दिया। तो किसके द्वारा राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र किया गया? तब आंसर हो जाएगा कालाशोक। और कालाशोक के समय में ही दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कराया गया था जो कि 383 ईसा पूर्व में हुई थी। कहां पर हुई थी? तो वैशाली में। उसके बाद में वैशाली से इसी के द्वारा राजधानी को परिवर्तन कर दिया गया, और कहां पर कर दी गई? तो पाटलिपुत्र में। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके समय में हुआ था? तो कालाशोक। और कब हुआ था? तो 383 बीसी। और इस वंश का जो था शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था जिसका नाम था नंदी वर्मन। अब नंदी वर्मन का ही सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था महापद्म नंद। महापद्म नंद नंदी वर्धन की हत्या कर देता है और एक वंश की स्थापना करता है जिसका नाम है नंद वंश। नंद वंश के जो संस्थापक थे वो थे महापद्म नंद। महापद्म नंद ने ये कहा था कि हम जितने भी भूमि पर क्षत्रिय हैं उनका सभी का अंत कर देंगे, और इसने एक उपाधि धारण की थी। तो उस उपाधि का नाम था सर्व छत्रांतक। क्षत्रियों का अंत करने वाला, इसीलिए इसे कहा गया था सर्व छत्रांतक। और इसके द्वारा सबसे पहले कलिंग को जीता गया था, और कलिंग को जीतने के बाद इसने एक उपाधि धारण की थी एकराट। तो क्वेश्चन यदि पूछा जाए सर्व छत्रांतक और एकराट की उपाधि किसने धारण की थी? तब आंसर हो जाएगा महापद्म नंद। नंद वंश का संस्थापक कौन था?
महापद्म नंद। पुराणों में महापद्म नंद को परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया है और इसी के द्वारा कलिंग में एक नहर का निर्माण कराया गया था, एक नहर खुदवाई गई थी जिसकी हमको जानकारी मिलती है हाथी गुम्फा अभिलेख। और हाथी गुम्फा अभिलेख को लिखवाने वाला था खारवेल, जो कि चेदी वंश से संबंधित था। नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद और घनानंद के समय में ही और मौर्य वंश आने से पहले ही भारत पर 2 बार विदेशी आक्रमण हो चुके थे। तो भारत के ऊपर जो पहला विदेशी आक्रमण किया गया था वो किया था ईरानियों के द्वारा। ईरानियों ने भारत के ऊपर पहला विदेशी आक्रमण किया और ईरान में ही एक वंश चलता था जिसका नाम था हकामनी वंश। तो भारत के ऊपर जो पहला आक्रमण किया था वो किया था साइरस द्वितीय ने। साइरस द्वितीय ने भारत के ऊपर पहला आक्रमण कर दिया जो कि हकामनी वंश से संबंधित था, लेकिन साइरस द्वितीय सफल नहीं हो पाया। भारत के ऊपर सफल जो आक्रमणकारी था वो था डेरियस प्रथम और डेरियस प्रथम को ही जाना जाता था दारा प्रथम के नाम से। और डेरियस प्रथम किस वंश से संबंधित था, तब आंसर हो जाएगा हकामनी वंश। तो भारत के ऊपर सबसे पहला जो आक्रमण किया गया था वो ईरानियों के द्वारा किया गया था, हकामनी वंश। और हकामनी वंश का जो पहला राजा था जो सफल हो गया था, जिसका नाम था डेरियस प्रथम। डेरियस प्रथम को ही जाना जाता था दारा प्रथम के नाम से। जिस समय भारत के ऊपर ईरानी लोगों ने आक्रमण किया उसके बाद भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, क्या बदलाव हुआ, तो एक लिपि है जिसका नाम है खरोष्ठी लिपि। तो खरोष्ठी लिपि का विकास हुआ था और इस खरोष्ठी लिपि का विकास ईरान की ही एक लिपि हुआ करती थी जिसका नाम था अरमाइक लिपि। अरमाइक लिपि से विकास हुआ था खरोष्ठी लिपि का। तो यहाँ पर मगध के जो वंश याद रखने हैं आप लोगों को। उसके बाद में पहला वंश था हर्यक वंश। हर्यक वंश को ही कहा जाता था पितृहंता वंश और इसके संस्थापक थे बिंबिसार श्रेणिक के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पर याद रखने हैं जीवक किसके दरबार में राजवैद थे, तब आंसर हो जाएगा बिंबिसार। रथमोसल और महाशिला कंटक का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, अजातशत्रु। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति किसके समय में हुई थी, अजातशत्रु। पाटलिपुत्र शहर को किसने बसाया था, तो उदयन ने। और हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था वो था नागदशक। सुसनांग वंश का संस्थापक सुसनांग। कालाशोक से संबंधित याद रखने हैं कि कालाशोक के समय में ही दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कराया गया था और हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था वो था नंदीवर्मन। नंदीवर्मन की हत्या कर देता है महापद्म नंद और स्थापना करता है नंद वंश की। सर्वछत्रांतक और एकराट की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई थी, तब आंसर हो जाएगा महापद्म नंद। और इसके द्वारा एक कलिंग में एक नहर का निर्माण कराया गया था, नहर खुदवाई गई थी जिसकी जानकारी मिलती है हाथी गुम्फा अभिलेख, जो कि लिखवाया था खारवेल ने। नंद वंश का अंतिम शासक हुआ करता था घनानंद। और इसके बाद में क्या था, तो मौर्य वंश आने से पहले भारत के ऊपर दो विदेशी आक्रमण हो चुके थे। पहला आक्रमण था ईरानियों के द्वारा पहला आक्रमण किया गया था और जो करने वाला था वो था डेरियस प्रथम। डेरियस प्रथम को ही कहा जाता था दारा प्रथम और ये किस वंश से संबंधित था, तब आंसर हो जाएगा हकामनी वंश। इसके बाद घनानंद के समय में ही भारत पर आक्रमण हो जाता है सिकंदर का और यूनानी आक्रमण होता है जो किया था सिकंदर ने। सिकंदर कहाँ का रहने वाला था, तो मकदूनिया का। और जो सिकंदर के पिता का नाम था वो था फिलिप। फिलिप कहाँ के शासक थे, तब आंसर हो जाएगा मैसिडोनिया यानी कि मकदूनिया। सिकंदर को ही कहा जाता था अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से किसे जाना जाता था, सिकंदर। और सिकंदर जो निकला था वो विश्व विजेता बनने के लिए निकला था और सिकंदर के जो पिता का नाम था वो था फिलिप। कहाँ के शासक थे, मकदूनिया के। सिकंदर की माता का नाम हुआ करता था ओलंपियाज और सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। अरस्तु गुरु हुआ करते थे प्लूटो और प्लूटो गुरु हुआ करते थे सुकरात। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से किसे जाना जाता है, सिकंदर। और सिकंदर की माता का नाम ओलंपियाज, गुरु का नाम अरस्तु। इसके बाद में बात कर रहे हैं कि सिकंदर ने भारत के ऊपर जो आक्रमण किया था वो किया था 326 बीसी में। 326 ईसा पूर्व सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है और सबसे पहले जो तक्षशिला का शासक हुआ करता था आम्बी को हरा देता है और आम्बी राजा जो था वो सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। आगे बढ़ता है सिकंदर तो पंजाब के शासक
हुआ करते थे राजा पोरस, और इन्हीं को जाना जाता था पुरु के नाम से। तो राजा पोरस के साथ युद्ध करता है। उसी युद्ध को नाम दिया गया था हाइडेस्पीच, झेलम का युद्ध या बितिस्ता का युद्ध, और ये युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व। तो हाइडेस्पीच का युद्ध कब हुआ? 326 ईसा पूर्व। इसी युद्ध को कहा जाता है झेलम का युद्ध या बितिस्ता का युद्ध। सिकंदर के सेनापति का नाम हुआ करता था सेल्यूकस निकेटर, और एक जल सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था निर्याकस। सिकंदर की जो सबसे पसंदीदा पुस्तक थी वो थी इलियड, और एक सिकंदर का घोड़ा हुआ करता था। सिकंदर के घोड़े का नाम था बुके फराल या बउके फला। तो यहाँ पर बात की जाए, जैसे ये युद्ध हुआ 326 ईसा पूर्व, तो ये युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो सिकंदर और राजा पोरस। यहाँ पर राजा पोरस पूरी बहादुरी के साथ युद्ध लड़ा, लेकिन अंत में राजा पोरस की हार हो जाती है और सिकंदर की जीत हो जाती है। स्वीकार नहीं की, तो बहादुरी को देख करके राजा पोरस को, जो भी राजा पोरस का साम्राज्य था वो वापस कर दिया था सिकंदर ने। और इसी बीच जो नंद वंश का अंतिम शासक था जिसका नाम था घनानंद, तो घनानंद के पास आचार्य चाणक्य जाते हैं, और आचार्य चाणक्य घनानंद से कहते हैं कि देखो घनानंद, भारत के ऊपर सिकंदर का आक्रमण हो चुका है और आपके पास बहुत बड़ी सेना है, और सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुआ करता था मगध। तो आचार्य चाणक्य घनानंद से बोले कि आप देश की रक्षा कीजिए, हमने अखंड भारत का जो सपना देखा है, भारत के किसी प्रकार से टुकड़े ना हो जाएं, तो आप वहाँ पर सेना को भेजिए और रक्षा कीजिए देश की। तो घनानंद ने आचार्य चाणक्य की उसी समय बेइज्जती कर दी और आचार्य चाणक्य को धक्का मार दिया था। तो आचार्य चाणक्य ने उसी टाइम पर इस चीज़ की कसम खाई थी कि घनानंद, हम तेरा एक बार अंत करके रहेंगे। और घनानंद से आचार्य चाणक्य ने कहा था कि देख घनानंद, एक गुरु के कोख में पलता है किसी का निर्माण और किसी का विनाश। आगे चल करके निर्माण कर दिया था चंद्रगुप्त मौर्य का, और विनाश करवाया था घनानंद का। और घनानंद की जो हत्या की थी वो की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो हाइडेस्पीच का युद्ध होता है 326 ईसा पूर्व। सिकंदर की जो सेना थी वो ब्यास नदी से वापस चली गई, और सिकंदर भारत में 19 माह तक रुका था। 325 ईसा पूर्व सिकंदर वापस चला जाता है, और सिकंदर की जो मृत्यु हो जाती है वो हो जाती है 323 ईसा पूर्व। 33 वर्ष की अवस्था में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है, और सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो बेबीलोन में। तो सिकंदर की सेना किस नदी से वापस चली गई? आंसर हो जाएगा ब्यास नदी। सिकंदर कितने माह तक भारत रुका था? तो 19 माह। सिकंदर भारत से वापस कब गया? 325 बीसी में। सिकंदर की मृत्यु कब हुई? 323 बीसी में। और कितने वर्ष की अवस्था में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है? तब आंसर हो जाएगा 33 वर्ष। और सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तब सही आंसर हो जाएगा बेबीलोन। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि सिकंदर कहाँ का शासक था? यूनानी शासक था। और सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप। फिलिप कहाँ के शासक थे? मकदूनिया के। अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से किसे जाना जाता है? तो सिकंदर। सिकंदर की माता का नाम ओलंपिया, गुरु का नाम अरस्तु, और अरस्तु गुरु हुआ करते थे प्लूटो, प्लूटो गुरु का नाम था सुकरात। सिकंदर ने भारत के ऊपर जो आक्रमण किया था उस युद्ध को क्या नाम दिया गया? हाइडेस्पीच का युद्ध या झेलम का युद्ध कब हुआ? तब आंसर हो जाएगा 326 ईसा पूर्व। सिकंदर की सेना किस नदी से वापस चली गई? तो ब्यास नदी। और सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? तब आंसर हो जाएगा 323। सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई? बेबीलोन। सिकंदर का थल सेनापति हुआ करता था सेल्यूकस निकेटर, और जल सेनापति निर्याकस। सिकंदर के जो घोड़ा था उस घोड़े का नाम था बउकेफला, और सिकंदर की जो सबसे पसंदीदा पुस्तक थी वो थी इलियड। तो ये कहानी थी सिकंदर की। इसके बाद आचार्य चाणक्य की सहायता से जो चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या कर देता है, और स्थापना होती है मौर्य वंश की। मौर्य वंश कब से कब तक चला? तब आंसर हो जाएगा 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक चला था मौर्य वंश। और मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो शासन किया गया था वो 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक शासन किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और चंद्रगुप्त मौर्य के ही गुरु हुआ करते थे आचार्य चाणक्य।
चंद्रगुप्त मौर्य के ही प्रधानमंत्री हुआ करते थे आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य के जो अन्य नाम थे वो थे विष्णुगुप्त, कौटिल्य, भारत का मैकियावेली के नाम से जाना जाता था आचार्य चाणक्य को। और अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, तब सही आंसर हो जाएगा आचार्य चाणक्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था, आंसर हो जाएगा आचार्य चाणक्य। बौद्ध और जैन ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताया गया है, जबकि मुद्रा राक्षस और पुराणों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बताया गया है। तो बौद्ध और जैन ग्रंथों के अनुसार क्षत्रिय बताया गया है। यहीं पे यदि बात की जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य के ही अन्य नाम हुआ करते थे सेंडोकोटस और एंड्रोकोटस। तो सेंडोकोटस और एंड्रोकोटस के नाम से किसे जाना जाता था, आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य को। जस्टिस एवं ट्रैपो के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस कहा गया और एपियन एवं प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के नाम से जाना गया। तो जो यूनानी लोग थे वो कहा करते थे एंड्रोकोटस, सेंडोकोटस, लेकिन एक विद्वान आए जिनका नाम था विलियम जोन्स। तो विलियम जोन्स के अनुसार बताया गया, जहां पर आप लोग कह रहे हो एंड्रोकोटस, सेंडोकोटस, वही तो है चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचान किसने कराई थी, तब सही आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स। तो इस प्रकार से ये चीजें याद रखने हैं आप लोगों को, एंड्रोकोटस और चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचान किसने कराई, तब आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स। चंद्रगुप्त मौर्य की ही जो पहली पत्नी हुआ करती उसका नाम था दुर्धरा। और एक समय सेल्यूकस निकेटर जो कि सिकंदर का सेनापति हुआ करता था, तो सिकंदर के सेनापति ने आक्रमण कर दिया था। तो उस समय सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में जो आक्रमण हुआ था, वो युद्ध जो हुआ था वो 305 ईसा पूर्व में हुआ था। और 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य हरा देता है और उसके बाद में एक संधि करता है और संधि के तहत कुछ शर्तें रखी गई थी। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाता है उसके बाद संधि होती है। संधि के तहत जो पहली शर्त थी वो थी काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, 4 प्रांत दान कर दिए थे सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को। और इसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दान कर दिए थे, बोला ये ले जाओ 500 हाथी। और सेल्यूकस निकेटर ने 4 प्रांत दिए थे, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। इसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कितने हाथी दिए, तब आंसर हो जाएगा 500 हाथी। दूसरी संधि थी सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हुआ करती थी जिसका नाम था हेलेना, और हेलेना को ही जाना जाता था कार्नेलिया के नाम से। तो हेलेना के साथ शादी हो गई थी चंद्रगुप्त मौर्य की, और यही शादी पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है। तो हेलेना को ही दूसरा नाम क्या था, कार्नेलिया। हेलेना किसकी पुत्री थी, तो सेल्यूकस निकेटर की। इसके बाद सेल्यूकस निकेटर के द्वारा ही मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया। तो भारत के ऊपर जो भी मौर्य काल में आक्रमण करने की कोशिश भी करता था तो वो यहाँ से कुछ ले जा नहीं पाता था, वो कुछ ना कुछ दे करके ही जाता था। तो ये थी मौर्य वंश की कहानी और मौर्य वंश के अंतर्गत चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी। तो मगध का जो इतिहास है वो इस प्रकार से है कि जो मगध के ऊपर जो शासन किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही सेल्यूकस निकेटर ने जब आक्रमण किया था 305 में, उस समय संधि हो गई थी। और संधि के तहत पहली जो शर्त रखी गई वो शर्त थी काबुल, कंधार, हेरात और मकरान प्रांत दान कर दिए थे सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को। दूसरी संधि हुई थी हेलेना या कार्नेलिया के साथ शादी हो गई थी चंद्रगुप्त मौर्य की, और मेगास्थनीज को दरबार में भेजा था। तो जो भी विदेशी आक्रमणकारी आए हैं वो कुछ नहीं कुछ दे करके ही गए हैं, 3 चीजें दे करके गए थे। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा एक झील का निर्माण कराया गया था जिसका नाम था सुदर्शन झील। और सुदर्शन झील कहाँ पर स्थित है, तो गुजरात में। सुदर्शन झील की जो जानकारी मिलती है वो मिलती है जूनागढ़ अभिलेख से, और जूनागढ़ अभिलेख को लिखवाया किसने था, तब आंसर हो जाएगा रुद्रदामन। इसके बाद सिरवड़ बेलगोला पड़ती है जगह कर्नाटक में, और सिरवड़ बेलगोला अपने अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य चले जाते हैं। 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है।
संलेखना पद्धति के माध्यम से। क्या होती थी संलेखना पद्धति? तो जैन धर्म में भूख से मर जाना ही या भूख के कारण मृत्यु हो जाना ही कहलाती है संथारा पद्धति या संलेखना पद्धति। संलेखना पद्धति का ही दूसरा नाम था संथारा पद्धति। और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो धर्म अपनाया गया था वो अपनाया गया था जैन धर्म। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जो जैन धर्म की दीक्षा ली थी वो ली थी भद्रबाहु से। इसके बाद में इसी का लड़का हुआ जिसका नाम था बिंदुसार, और बिंदुसार की जो माता का नाम था वो था दुर्धरा। तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो पहली पत्नी थी उसका नाम था दुर्धरा। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का नाम क्या था? हेलेना। हेलेना के साथ भी शादी की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो पहली जो पत्नी थी चंद्रगुप्त मौर्य की उसी का लड़का हुआ करता था बिंदुसार। बिंदुसार ने शासन किया था 298 बीसी से 273 बीसी तक। अमित्रघात के नाम से जाना जाता था बिंदुसार, और अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक। सिंहसेन के नाम से जाना जाता था बिंदुसार को। बिंदुसार के समय में सीरिया के शासक हुआ करते थे एंटियोकस। तो एंटियोकस से बिंदुसार ने 3 चीजों की मांग की थी। पहले नंबर पर सूखे अंजीर, दूसरे पर अंगूरी शराब और तीसरे पर दार्शनिक। तो सीरिया के शासक एंटियोकस ने सूखे अंजीर भी भेज दिए थे और अंगूरी शराब भी भेज दी थी, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजे थे। बिंदुसार के समय में ही डायमेकस भारत आया था, जो कि कहाँ से आया था? तब आंसर हो जाएगा सीरिया से। क्वेश्चन बनता है कि डायमेकस किसके समय में भारत आया था? सही आंसर हो जाएगा बिंदुसार के समय में। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि सिकंदर के पिता का नाम फिलिप कहाँ के शासक थे? मकदोनिया। सिकंदर की माता का नाम ओलंपियाज। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु। सिकंदर को अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जाना जाता था। तक्षशिला का शासक था आम्भी। आम्भी को हरा दिया था। पंजाब के शासक थे पूरस। राजा पूरस को भी हरा दिया था सिकंदर ने। और उसी युद्ध को जाना जाता है हाइडेस्पीच का युद्ध। कब हुआ था? तो अब आंसर हो जाएगा 326 ईसा पूर्व, सिकंदर और राजा पोरस के बीच। राजा पोरस कहाँ के राजा थे? तो पंजाब के राजा हुआ करते थे राजा पोरस। सिकंदर के थल सेनापति था सेल्यूकस निकेटर और जल सेनापति हुआ करता था निराकस। सिकंदर की सबसे पसंदीदा पुस्तक थी इलियड। सिकंदर की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में 330 ईसा पूर्व, 33 वर्ष की अवस्था में। इसके बाद हम बात कर रहे हैं मौर्य वंश की। और मौर्य वंश कब से कब तक चला? 322 से 185 ईसा पूर्व। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 बीसी तक। एंडोकोटस सेंडोकोटस के नाम से किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त के रूप में पहचान किसने कराई? तब आंसर हो जाएगा विलियम जॉन्स। सेल्यूकस से युद्ध कब हुआ? 305। इसके तहत 3 शर्तें रखी गई थी। काबुल, कंधार, हेरात, मकरान दान कर दिए थे सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को। उसके बदले चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी दे दिए थे। हेलेना के साथ शादी, मैगस्थनीज, और मैगस्थनीज के द्वारा ही एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था इंडिका। 298 बीसी में सिरवट बेलगोला कर्नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है, और एक पहाड़ी पड़ती है जिसका नाम है चंद्रगिर की पहाड़ी। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु किस पहाड़ी पर हुई थी? तब आंसर हो जाएगा चंद्रगिर की पहाड़ी, सिरवट बेलगोला कर्नाटक। किस पद्धति से हुई थी? तब आंसर हो जाएगा संथारा या संलेखना पद्धति। चंद्रगुप्त मौर्य के ही द्वारा ही एक झील का निर्माण कराया गया था जिसका नाम था सुदर्शन झील, जो कि गुजरात में स्थित है। इसकी जानकारी मिलती है जूनागढ़ अभिलेख, और जूनागढ़ अभिलेख को लिखवाने वाला था रुद्रदामन। चंद्रगुप्त मौर्य का ही लड़का हुआ जिसका नाम था बिंदुसार। बिंदुसार को जाना जाता था अमित्रघात के नाम से, सिंहसेन के नाम से। बिंदुसार के समय में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। पहले में भेजा था सुसीम को और दूसरे में अशोक को। अशोक इस विद्रोह को दबाने में सफल हो गया था। डायमेकस किसके समय में भारत आया था? डायमेकस। तब आंसर हो जाएगा बिंदुसार। और डायमेकस कहाँ से आया था? तो सीरिया से। आचार्य चाणक्य की बात की जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य के ही प्रधानमंत्री हुआ करते थे आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य के अन्य नाम थे विष्णुगुप्त, कौटिल्य,
भारत का मैकियावेली। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? तब सही आंसर हो जाएगा आचार्य चाणक्य। हमें उम्मीद है कि आज की क्लास आप सभी लोगों को समझ में आई होगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक।